Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Meghla Acharya and today we will do the question answers of NCERT. So let's start. आपका पहला क्वेश्चन पेज नंबर 59 पे है. Who discovered cells and how? So डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. And how he examined the cells in the slice of a cork under the microscope. So पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि who discovered the cell was discovered by Robert Hooke in 1665 and he discovered it in the slice of a cork under the माइक्रोस्कोप. आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम उसी पेज पे. वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने ये चीज़ पढ़ी है अपनी पहले सेशन में ही कि सेल से ही सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं. मींस ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लाइफ का स्टार्ट होता है वो सिंगल यूनिट ऑफ सेल से ही होता है. सिंगल यूनिट ऑफ सेल से लाइफ की स्टार्टिंग होती है और वहीं से फिर फंक्शंस आगे बढ़ जाते हैं. हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस, सारे वर्क्स कौन करता है? सेल करता है. इसलिए उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. तभी वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 61 पे है. How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. पूछ रहा है कि CO2 और वाटर किसी भी सेल से बाहर या अंदर कैसे जाता है. हमने क्या पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या अलाउ करती है? ऑस्मोसिस अलाउ करती है. ऑस्मोसिस अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज़ सेल के बाहर और सेल के अंदर आ सकती है. ये हमने पढ़ा था. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? सो CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सिंपल सा आंसर है. छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं आपको इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? रीजन ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलने का या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलने का कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स को अलाउ करती है इन या आउट होने में जिनकी सेल को रिक्वायरमेंट है या जिनकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है. मींस वो सेलेक्टेड कंटेंट्स को, सेलेक्टेड नीड्स को ही अलाउ करती है टू कम इनसाइड द सेल एंड जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है सेल को, उन्हीं को अलाउ करती कि वो सेल के बाहर चली जाए. इसीलिए आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है. आई होप आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं. 63 पेज नंबर पे है. फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. आपकी बुक में कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं और कुछ डिफरेंसेस आपको खुद फिल करने हैं. यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस हमने पढ़ा था, एक एक पॉइंट वाइज पढ़ा था. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट आपके उसमें फील्ड है, ऑलरेडी दिया हुआ है. सेकेंड में पूछ रहा है यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है? न्यूक्लियर रीजन doesn't have a nuclear membrane.
क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो उसको क्या हमने ब्रेक करके इसको पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, इसलिए उसके न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। सो आप लिख सकते हो उस फिल इन द ब्लैंक्स में कि न्यूक्लियर रीजन डजंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। सेम क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यही फर्क था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कि प्रो में किसी में भी मेम्ब्रेन नहीं होता, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, लेकिन आपके यूकैरियोटिक सेल में सबका अपना अपना सेल ऑर्गेनल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका पेज नंबर 65 पे। फर्स्ट क्वेश्चन 65 पेज नंबर का कह रहा है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। पूछ रहा है कि कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। खुद का जेनेटिक मटेरियल होने का मतलब क्या है कि उसका खुद का डीएनए होगा। तो हम लोगों ने 2 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था जिनका खुद का डीएनए होता है। पहला पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, हमने उसमें पढ़ा था कि उसका खुद का डीएनए होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था प्लांट सेल में जो प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, उसका खुद का डीएनए होता है। सो हम लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वो 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है, राइट। प्लास्टिड्स यानी कि वही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इन दोनों का खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। पूछ रहा है कि अगर किसी सेल का किसी केमिकल या फिजिकल उससे मतलब कोई चोट लग गई या कुछ ऐसा हो गया तो क्या होता है। तो उनको जब इस वजह से डिस्ट्रॉय होता है या इफेक्ट होता है तो क्या होता है, लाइजोसोम्स उनको सही करने की कोशिश करते हैं या फिर लाइजोसोम्स उन्हें खत्म कर देते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन दिस, द लाइजोसोम्स वर्क्स एंड डाइजेस्ट द सेल। क्या करता है लाइजोसोम, क्या करता है सेल को डाइजेस्ट कर देता है। लाइजोसोम सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है जब भी कोई सेल फिजिकली या केमिकली इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, व्हाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोला जाता है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि लाइजोसोम्स सेल को बचाता है किसी भी फॉरेन मटेरियल से। हम लोगों ने लाइजोसोम्स में ये भी पढ़ा था कि अगर कोई सेल खराब हो जाता है यानी कि इन्फेक्ट हो जाता है और ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देगा, तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, उन सेल्स को डाइजेस्ट करके ब्लास्ट हो जाते हैं। लाइजोसोम क्या करते हैं, लाइजोसोम्स जो हैं उस इन्फेक्टेड सेल्स को डाइजेस्ट करके ब्लास्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सेल्स को ख़त्म कर दिया, खुद भी ब्लास्ट हो गए, इसलिए उनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं, लाइजोसोम डाइजेस्ट द इन्फेक्टेड सेल एंड blasts itself. That is why it is called as suicide bags. Then आपका क्वेश्चन है, where are proteins synthesized inside the cell? प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम पे। और राइबोसोम कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रोटीन गेट सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल। आप इसका आंसर लिख सकते हो 1 वर्ड 1 सेंटेंस, ऐसे ही आंसर्स हैं आपके एनसीईआरटी के, लंबे लंबे आंसर्स नहीं हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लिखना नहीं है। अगर डायग्राम वगैरह बनाने आता है तो डायग्राम आप बना सकते हो। आइए अब मेन एक्सरसाइजेस देखते हैं।
आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में फ़र्क लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक 3 कॉलम बना लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सेल ऑर्गेनल, हम नेक्स्ट उसमें लिखेंगे एनिमल सेल, और फिर प्लांट सेल। ओके, सो एक एक सेल ऑर्गेनल को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और क्या वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहला सेल ऑर्गेनल देखते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल हमने ये पढ़ा था कि सेल वॉल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है लेकिन एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल ही प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अगला सेल ऑर्गेनल हम देख लेते हैं। अगला सेल ऑर्गेनल है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। आपकी जो सेल साइज होती है, सेल साइज जो होती है वो एनिमल सेल की छोटी होती है और इसकी प्लांट सेल की बड़ी होती है कंपैरिजन में। मतलब अगर आप दोनों सेल्स को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि प्लांट सेल की साइज एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़ी है। जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी जो होती है प्रेजेंट दोनों में होती है लेकिन वो प्लांट सेल में डाइकोटिसोम्स नाम से जानी जाती है। वैक्यूल्स, आपने ये पढ़ा था कि एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइज कैसी होती है, स्मॉल साइज होती है, और प्लांट सेल में लार्ज साइज होती है। और नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्लांट सेल में कम होते हैं और एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। इस तरह से प्लास्टिड्स के बारे में अगर आप बात करो तो प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। बाकी ऐसे कई ऑर्गेनल्स हैं बच्चा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज़्यादा नंबर में होता है और प्लांट सेल में कम नंबर में होता है। लाइजोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लाइजोसोम्स जो हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो प्लांट सेल में रेयरली पाए जाते हैं। बहुत रेयर केस में ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब इस तरह से 3 कॉलम में हमने क्यों कंपैरिजन किया, उन्होंने कहा था कंपैरिजन करने के लिए, बुक में क्वेश्चन है कि कंपेयर करिए। तो अगर हम एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि वो प्लांट सेल में है कि एनिमल सेल में है और उनमें क्या डिफरेंस है, अगर है भी तो क्या साइज़ का फ़र्क है, क्या नंबर का फ़र्क है, ये हमारा क्लियर होता जाता है। इस तरह से बना लेने से हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी कि क्या हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया, और ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। अभी कुछ देर पहले ही हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस की बात की। सबसे मेन डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है और जो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। दूसरा, एक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास है, यूकैरियोटिक सेल के पास है क्योंकि उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं है। दूसरी चीज़ कि इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक में जो सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। यही कुछ डिफरेंसेस हैं, आपने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ लिया है, लेकिन आइए हम लोग पॉइंट वाइज उनको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी बची कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वो ख़त्म हो जाए। सो लेट्स सी,
पहला डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसको भी हम लोग ऐसे 3 कॉलम्स में डिवाइड करके कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं सेल ऑर्गेनल, हम लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल ऑर्गेनल पहला हम ये देखते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का? प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव, है ना, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स का होता है वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। जाहिर सी बात है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगी। सेल ऑर्गेनल्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ यूनिसेलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों होते हैं। इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही बोला जाता है। सो इन दिस वे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है या टूट जाती है तो क्या होगा। हमें ये चीज़ पता है कि सेल की जो कवरिंग है उसके साइटोप्लाज्म को जो कवर करता है, हमारे साइटोप्लाज्म को जो कवर करता है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये हमने पढ़ा था। हालांकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो क्या होगा, जो अंदर उसके कंटेंट्स हैं वो बाहर एनवायरनमेंट में आ सकते हैं। सो हम ये लिख सकते हैं कि इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन इट इज पॉसिबल दैट द कंटेंट्स may come outside the cell into the external environment। छोटे छोटे आंसर्स, शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर Golgi apparatus प्रेजेंट ना होता तो क्या होता सेल को। सो अगर Golgi apparatus ना प्रेजेंट होता, Golgi बॉडी का काम क्या है Golgi apparatus का? स्टोर एंड पैकेजिंग का। सो अगर स्टोर एंड पैकेजिंग नहीं होती सेल में, गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता तो स्टोरेज एंड पैकेजिंग ना हो पाती। तो वी कैन राइट एज कि अगर इफ गोल्गी बॉडी वाज एब्सेंट, सेल में गोल्गी बॉडी कैसी होती है, कुछ इस तरह से पैरेलल उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते थे जो प्रेजेंट होते थे। तो हम लिख सकते हैं कि नो स्टोरेज एंड पैकेजिंग। हमने ये भी पढ़ा था कि गोल्गी बॉडीज ही लाइजोसोम्स को फॉर्म करती हैं। तो जब गोल्गी बॉडी ही नहीं होगी तो लाइजोसोम्स भी नहीं बन पाएंगे, नो लाइजोसोम्स कुड बी फॉर्म्ड। और सेल वॉल भी हमारा गोल्गी बॉडी बनाता है, तो सेल वॉल भी ना बन पाती। तो गोल्गी बॉडी के एब्सेंट होने से कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो सेल के कंप्लीट ना हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। अभी जब बात हो रही थी कि किस सेल ऑर्गेनल का अपना डीएनए होता है, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र किया था। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनल जिसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं उसमें, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि वो जनरेट करता है एनर्जी, ताकि सारे सेल्स अपना काम प्रॉपरली कर पाएँ, बाकी ऑर्गेनल्स अपना काम कर पाएँ, क्योंकि कोई भी वर्क करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनर्जी
रिक्वायर्ड होती है वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि वो जनरेट करता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी कॉइन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी सो दैट द सेल कैन डू इट वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? सिंपल है, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, है ना। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम, जिसमें होती है प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होती है और उस पे होता है लिपिड सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सेल ऑर्गेनल है जिसमें होता है दोनों आपका लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज। आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है और लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेल ऑर्गेनल इन विच द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स गेट सिंथेसाइज्ड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा फूड कैसे खाता है? वैक्यूल के बारे में डिस्कस करते टाइम मैंने आपको ये बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो वैक्यूल होता है वो एज अ फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें स्टोर होता है फूड जो भी अमीबा खाता है। मतलब अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसमें वो फूड स्टोर होता है जो वो खाता है। अमीबा फूड जो इनटेक करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसमें वो क्या करता है, उसमें वो स्यूडोपोडिया करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब है कि फॉल्स माउथ का बनाना। माना कि ये अमीबा है और ये कोई फूड है, सो इस फूड को अगर उसे इनटेक करना होगा तो अमीबा क्या करेगा, इस फूड के आसपास एक स्यूडोपोडिया बनाएगा, मतलब फॉल्स माउथ बनाएगा और धीरे धीरे इसको नेक्स्ट स्टेप में इनटेक कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको फूड को इनटेक कर लेगा। ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये वैक्यूल है जिसके अंदर है प्रेजेंट आपका फूड, जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो कि अमीबा टेक्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस थ्रू स्यूडोपोडिया। राइट, सिंपल है, छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस के बारे में आपने पढ़ा था कि द पैसेज ऑफ वाटर कंटेंट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन एक लाइन लिखना मस्ट है इसमें कि आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जिक्र करो। सो आंसर क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब वाटर पास होता है थ्रू एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जो कि सेल्स में होता है। आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल्स में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है CO2, H2O, उनका इनसाइड एंड आउटसाइड जो वर्क होता है वो अलाउ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ एक्सपेरिमेंट करने को दिया हुआ है। डोंट वरी, अगर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप किशमिश के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप किशमिश को पानी में डाल के देखो, फिर शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में डाल के देखो, और एक बार नॉर्मल पानी एक बार शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में डाल के देखो, या अगर आपने दूध में किशमिश डाल के देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि किशमिश में कैसे चेंजेस आए और आप ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट आपको करके आपको खुद अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हमने आज डिस्कस किए वो समझ में आया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर भी करें
सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। रिटन फॉर्म में अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए और एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में चैप्टर की नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स दोनों मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।